आज कहानी के अंतिम भाग को सुनाने का दिन है और चूंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब इसको कंक्लूड भी करिए, ये नहीं कि अगला पार्ट फिर आ जाए, तो उसी हिसाब से आज मैं कंक्लूज़न के साथ इस कहानी को सुना रहा हूँ आपको। ये जो पूरा घटनाक्रम था जिसमें कि अलवर में 5 हत्याएं हुई थी और जिसने लगभग उस पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था, उसमें कहानी शुरू होती है संतोष की शादी के साथ। इसकी कम उम्र में शादी हो गई थी, बहुत वेल ऑफ परिवार से नहीं थी। शादी भी जिससे हुई थी वो एक मज़दूर था जो कि एमआईए के फैक्ट्रियों में अपना काम करता था और काफ़ी आर्थिक स्थिति इनकी कह सकते हैं कमज़ोर थी। जो भारतीय मापदंड है उसके हिसाब से संतोष बहुत खूबसूरत लड़कियों में से आती थी और उसी के अनुसार से शायद उसका जीवन जीने का एक अलग लक्ष्य रहा होगा। वो जैसा जीवन जीना चाहती थी उसको कहीं आसपास अपने दिखाई नहीं दे रहा था। शादी के बाद सामान्य प्रक्रिया में बच्चे भी होते चले गए और इस दौरान उसने घर से बाहर भी निकलना शुरू किया था, लोगों से मिलना शुरू किया था, ताइक्वांडो सीखना शुरू किया, जिससे उसकी कई लोगों से जान पहचान होने लगी। कई दोस्ती हुई, कई दोस्ती टूटी, फिर दूसरी दोस्ती हुई। विभिन्न शहरों में ताइक्वांडो के जो कंपटीशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगी और पूरी तरीके से जो उसको अपने जीवन में एक आज़ादी चाहिए थी और उसके साथ जो दोस्ती हो रही थी उससे जो एक जीवन की उसको एक उम्मीद थी वो उसको थोड़ी थोड़ी पूरी होने लगी थी। उसको उसकी उसमें झलक मिलने लगी थी कि हाँ, ये एक अच्छा बेहतर जीवन है और मैं जिस जीवन में रह रही हूँ वो मुझे नहीं चाहिए। धीरे धीरे दोस्ती होते और छूटते में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। हनुमान उससे उम्र में छोटा था, बीपीएड की पढ़ाई कर रहा था, अच्छे किसान परिवार से था, ज़मीन वगैरह उसके घर में थी और उदयपुर में वो बीपीएड कर रहा था। उससे जब दोस्ती हुई तो ये दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। उसके साथ कई होटल्स में उसके रुकने के प्रमाण आए। उसके कमरे पे भी उदयपुर में कई बार रुकी और अपने दोस्तों को वो एज ए वाइफ इसको इंट्रोड्यूस भी कराता था। वो जीवन उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो खुश थी और वो चाहती थी कि ये जीवन अब स्थायी हो जाए। बट स्थायी कैसे हो सकता है? उसके पीछे एक पूरा परिवार था, बच्चे थे और उसको ये लगा कि अगर मुझे इस जीवन में स्थायी तौर पे आना है तो मुझे उस जीवन को छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ने के कई साधन हो सकते थे कि आप उनको त्याग करके आ जाओ और हमने ये प्रश्न पूछा भी कि भाई आपने इस स्टेप को क्यों उठाया कि इनको मार के ही जाऊंगी, छोड़ के चले जाते। बट उसका जवाब बिल्कुल साफ था कि नहीं, मुझे पीछा करने वाला कोई नहीं चाहिए था, कोई झगड़ा नहीं चाहिए था कि पीछे पीछे लोग आए बोले नहीं वापस चलो, बच्चों की दुहाई दे। मुझे इस सबको बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त करके और फिर एक नया जीवन शुरू करना था। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया, ये प्लानिंग करी और उसके तहत काम किया। प्लानिंग संतोष की थी, शामिल हनुमान को किया। हनुमान ने 2 और मिलने वालों को शामिल किया। अमेज़न से चाकू मंगाया गया जो कि उदयपुर में डिलीवर हुआ था और फिर तय दिन हनुमान अपने इन 2 साथियों को लेकर के अलवर में था और अलवर में वो 11:30 बजे के बाद तय समय पे संतोष के घर पहुंचा। उसके पहले शाम को संतोष ने नींद की दवाइयाँ जो कि उसने पहले से इकट्ठी कर रखी थी और उसको हनुमान ने दी थी अपने दोस्त के माध्यम से लेकर के, धीरे धीरे इकट्ठी की थी। एक बार में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं नींद की, और उसको पीस करके रायते में मिला करके उस दिन सभी को रोटी और रायता खिलाया गया। उसकी जो छोटी बहन जो कि थोड़ी भोली थी या मंदबुद्धि के बीच की थी, चीज़ों को समझती है लेकिन एक सामान्य आईक्यू से कम उसका आईक्यू था, वो बताती है कि उस दिन सबको कुछ डिफरेंट, कुछ कड़वाहट सी लग रही थी खाने में, लेकिन लोगों ने खा लिया और संतोष ने बोला कि नहीं नहीं ये कुछ पुराना दही है इसलिए ऐसा है, और सबको वो नींद की दवाई वाली रायता खिला दिया गया। कहीं ना कहीं नींद के साथ उसका भी थोड़ा असर था, नीचे वो लोग सो गए, ऊपर संतोष अपनी बहन के साथ
और एक उसके बेटे के साथ ऊपर के कमरे में सोई और नीचे पति बनवारी और 4 बच्चे सो गए थे। उसके बाद जब तय समय पे 11:30 बजे के बाद उसको एक हल्की सी आहट हुई हनुमान के आने की, तो उसने जा कर के दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही तीनों अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया और जिस कमरे में बनवारी और उसके चारों बच्चे सो रहे थे उसमें गए। सबसे पहले उन्होंने बनवारी के गले को रेता, उसको मारा, फिर उसके बड़े बेटे को मारा। इस घटनाक्रम में नींद की दवाई का जो खाने का असर था या जितना भी दही लोगों ने खाया था या रोटी खाई थी, बच्चे जगने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब इन लोगों ने उनका मुंह दबा के बच्चों का उनकी भी हत्या उसी वक्त उसी खंजर से कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये तीनों लड़के स्मैक के नशे में भी थे। शायद इतनी बर्बरता और क्रूरता उस नशे के बिना नहीं भी कर पाते, शायद उस प्लान को चेंज भी कर देते। लेकिन यहाँ पे एक नशे का जो दुष्प्रभाव है उसको भी देखने और समझने के लिए ये बात मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। संतोष जो कि किसी नशे में नहीं थी, उन बच्चों की माँ थी, वो उस वक्त उसी दरवाजे के बाहर खड़ी थी जहाँ ये सारा क्रूर, बर्बर, हिंसक कृत्य हो रहा था। ये शायद कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, कोई माँ ऐसा कर सकती, बट ये सच है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, जिसमें कि स्कूटी और एक बैग उसने साथ में दे दिया और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसमें यही कहा गया कि लूट के लिए कुछ लोग आए थे और स्कूटी और बैग लेकर के जिसमें मेरे कुछ पैसे थे चले गए। बाद में ये लगा कि ये थियरी फिट नहीं बैठेगी, इतना गरीब परिवार था, कौन तो उनके यहाँ लूट करने आया और क्या तो लूट करके ले जाए और उस छोटी सी लूट के लिए इतनी हत्याएं करे। तो जो एफआईआर दी गई उसमें ज़मीन का झगड़ा ग्रामीण में इनके गांव में बताया गया और उसमें अपने कुछ रिश्तेदारों के ऊपर भी शंका जाहिर की गई कि इन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया जा सकता है। पहले की घटना आप सुन चुके हैं जिसमें कि मैंने बताया कि कैसे हॉस्पिटल में जाके उससे मिले, कैसे नगर में जाके उसको इंट्रोगेट किया और जब लेकर के कस्टोडियल इंट्रोगेशन आया तो उसने पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई वो उसने हमें सुनाई हनुमान के साथ बैठ करके। अब प्रश्न था कि सज़ा कैसे दिलाई जाए। तो पहला एविडेंस कि जो इन लोगों ने कहानी एफआईआर में बनाई कि हमारा कोई झगड़ा था और इस तरह का विवाद था जिससे कि जिसके आधार पर हत्या हो जाए, उस बात को मृतक के माता पिता ने नकार दिया। एंट्री जो थी फ्रेंडली थी, कोई दरवाज़ा नहीं टूटा, कोई ताला नहीं टूटा, कोई छिटकनी नहीं टूटी। अंदर जो एकमात्र समझदार व्यक्ति था वो खुद संतोष थी, उसके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकता था। संतोष के हनुमान से अंतरंग संबंध थे, इसके बहुत सारे प्रमाण मिले। होटल्स में एंट्री मिली, वहाँ के लोगों के बयान मिले, हनुमान के दोस्तों के बयान मिले जिसमें उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे आती थी और अपना वाइफ इंट्रोड्यूस करते थे। वो चाकू जिससे हत्या की गई वो भी बरामद हुआ बाद में और उसका जो डिलीवरी हुई थी अमेज़न के माध्यम से उसका भी पूरा रिकॉर्ड हनुमान के मोबाइल में हमें मिल गया था। संतोष के कपड़े हमें मिले हनुमान के कमरे पे, तो ये काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गया कि चाकू हनुमान ने मंगाया था। संतोष और हनुमान का संबंध थे, ये लोग साथ में रहते थे और उस रात जब ये घटनाक्रम घटा तो भी हनुमान की उपस्थिति अलवर में स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो रही थी। इसके साथ में जो नींद की दवाई खिलाने की बात, उसकी बहन ने कड़वेपन की बात बताई थी और बाद में जब इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया कि हमने नींद की दवाई खिलाई थी। तो जो विसरा था मृतकों का, उसके विसरा में जब टेस्ट हुआ तो उसमें नींद की दवाई ट्रेस हुई। जो एफएसएल के द्वारा सैंपल उठाए गए थे सिल लोड़े के ऊपर, उसके ऊपर जो पिसी हुई दवाई के ट्रेसेस मिले, उसके रैपर्स मिल गए हमें, इसके जो बाहर कचरा फेंकती थी वहाँ से इसकी शिनाख्त पे वो बरामद हो गए। तो बहुत सारे एविडेंस अपने पास एक के बाद एक ऐसे मिलते चले गए जिससे कि ये सारी कड़ियाँ जुड़ी और उसके आधार पे ही संतोष को और हनुमान को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग सज़ा मिली थी लेकिन सबको एक साथ चूँकि चलाने के आदेश थे तो पूरी तरीके से मैक्सिमम सज़ा थी वो आजीवन कारावास की थी। बाकी जो दोनों लड़के आए थे वो 18 साल से कम थे
बहुत क्रूर हत्या की थी, लेकिन उनका जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर चला, चूँकि उन्होंने अपने आप को नाबालिग प्रमाण पत्र के आधार पर सिद्ध कर दिया था इसमें। अब पूरे इस घटनाक्रम में अगर देखें तो सीखने को क्या मिला? पहली चीज़, आत्मनियंत्रण जब हम खो देते हैं, लिप्सा के वशीभूत हो जाते हैं, तो हम पूरे परिवार को समाप्त कर देते हैं और अपना भी जीवन नारकीय बना देते हैं। अब जेल में तो क्या ही जीवन है उसका, आप सोचिए क्या मिल रहा है उसको? जो सपने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं क्या? और ये लगे कि हम बड़ी प्लानिंग करके बहुत बड़ा अपराध कर लेंगे और बच जाएंगे, तो ये भी एक मूर्खता है। ये भी इससे पता चलता है। कहीं ना कहीं नशे का दुष्प्रभाव भी दिखाई देता है। किस तरीके से जब आप नशे के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई सोच रखने वालों को दिशा दिखाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद।